टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? रिफॉर्म ऑफ यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। यानी कि हमने ये देखा था कि यूएन के लिए दो काइंड्स की रिफॉर्म्स हैं। पहली रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस और दूसरी रिफॉर्म थी जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन। तो सबसे पहले अब हम एक एक करके उन जो यूएन की रिफॉर्म्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रिफॉर्म आती है वो आती है रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। रिफॉर्म का मतलब होता है चेंजेस, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं यूएन के, उसमें हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सो वाइल द केस फॉर रिफॉर्म हैज़ बीन वाइड स्प्रेड सपोर्ट, यानी कि इस चीज़ के लिए तो सपोर्ट पूरा मिला था कि रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, लेकिन क्या करना है रिफॉर्म लाने के लिए, ये डिफ़िकल्ट टास्क था। सो लेट अस एग्जामिन डिबेट ओवर रिफॉर्म ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में क्या रिफॉर्म के ऊपर क्या डिबेट होते हैं, इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। सो 1992 में जो यूएन की जनरल असेंबली है उसने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। ये रेजोल्यूशन 3 मेन कंप्लेंट्स बताता है, ठीक है। अब वो 3 कंप्लेंट्स क्या क्या है, मतलब जो जैसे कि अलग अलग कंट्रीज इसमें होती है, राइट। तो वो अलग अलग कंट्रीज ने अपना एक व्यू दिया होगा कि ये कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट है। तो जनरल असेंबली ने 3 जो मेन कंप्लेंट्स जो लगी कि कॉमन कंप्लेंट्स या फिर मेन कंप्लेंट्स जो थी, वो उसने सिलेक्ट किया और उसका एक रेजोल्यूशन तैयार किया। अब ये 3 कंप्लेंट कौन कौन सी थी? पहली थी कि सिक्योरिटी काउंसिल अब पूरे कॉन्टेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। सिक्योरिटी काउंसिल अब इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? उसके कारण ये है कि एक तो सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 15 मेंबर्स ही आ सकते हैं, ठीक है। मतलब टोटल 15 मेंबर्स हैं, उसमें से सिर्फ पाँच ही, मतलब लिमिट बना दी गई कि सिर्फ 5 ही परमानेंट हो सकते हैं और 10 नॉन परमानेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से बाकी देशों को रिप्रेजेंटेशन कहाँ मिली? तो सारे देशों को रिप्रेजेंटेशन मिलनी ज़रूरी है। तो इसलिए अब ये इस कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को और ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं करता है। इट्स डिसीजन रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज़। इसके जो डिसीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज़ के इंटरेस्ट को ही दिखाते हैं। वेस्टर्न जो वैल्यू है, वेस्ट की जो वैल्यू है उसी को दिखाते हैं, और कुछ ही पावर्स इसमें डोमिनेटेड है। इसमें इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन सबको नहीं मिलती है, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो इन व्यू ऑफ दिस ग्रोइंग डिमांड्स फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन, अब ये जो डिमांड्स बढ़ रही थी यूएन के रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को लेकर। सो 1 जनवरी 1997 में जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है कोफी आनंद, तो वो एक इंक्वायरी लेकर आते हैं कि कैसे यूएन को रिफॉर्म किया जाएगा। हाउ फॉर इंस्टेंस, जो नए मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल में उनको कैसे चूज़ किया जाए। तो इन द ईयर सिंस देन द फॉलोइंग आर जस्ट सम ऑफ द क्राइटेरिया। तो कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर रखे गए थे न्यू परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए, यानी कि अगर कोई परमानेंट या फिर नॉन परमानेंट मेंबर बनना भी चाहता है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उन्हें कुछ क्राइटेरिया पास करने पड़ेंगे। और वो क्राइटेरिया क्या क्या है कि वो जो पर्टिकुलर कंट्री है वो एक इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, मिलिट्री पावर होनी चाहिए, यूएन का जो बजट होता है उसमें कंट्रीब्यूटर होनी चाहिए, कंट्रीब्यूट करे, और एक बड़ा नेशन होना चाहिए पॉपुलेशन के टर्म्स में, एक नेशन जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स दोनों को रिस्पेक्ट करे, एक ऐसी कंट्री जो कि काउंसिल को और भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना दे, ठीक है। यहाँ पर हमें मेजर कंट्रीब्यूटर दे भी रखे हैं कि यूएन के बजट में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट कोई करता है तो वो यूएसए है। सेकंड नंबर पर जापान, चाइना, फिर जर्मनी, फ्रांस, यूके, ब्राज़ील, इटली, रशिया। अब ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं, हाईलाइटेड जो कंट्रीज़ हैं वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जैसे कि यूएसए। तो अगर यूएसए नहीं होगा तो इतना सारा जो बजट में कंट्रीब्यूटर सबसे ज़्यादा तो यूएसए, तो इतना ज़्यादा बजट जो है यूएन के पास बनेगा ही नहीं। फिर तीसरे नंबर पर आता है चाइना, फिर फ्रांस, यूके एंड देन रशिया। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं 5 परमानेंट मेंबर्स जो इसमें अच्छी कंट्रीब्यूटर है। अब गवर्नमेंट जो है, इनमें कुछ गवर्नमेंट जो है उनको अगर बेनिफिट्स लगते हैं तो वो देखेगी कि हाँ ये एडवांटेजेस हैं हमारे लिए,
और कुछ जो गवर्नमेंट है उनको कुछ के लिए डिसएडवांटेजेस होंगी, मतलब जिनकी कंट्रीज जो कंट्री इन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है, जिन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है वो तो उनके लिए एडवांटेज हो गई, बट जिनको नहीं करती वो डिसएडवांटेज हो गई। ये उनके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। इवन इफ दे हैड नो डिज़ायर टू बी मेंबर देमसेल्व्स, कंट्रीज कुड सी दैट क्राइटेरिया वर प्रॉब्लमेटिक। चाहे वो यूएन की मेंबर बनना भी ना चाहते हो कोई कंट्री, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि जो क्राइटेरिया है वो सही नहीं है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हो सकती है कि कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर हो, कितनी बड़ी मिलिट्री पावर हो, क्या बजट का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका लेवल क्या होना चाहिए जो काउंसिल का परमानेंट या फिर नॉन परमानेंट मेंबर बन जाए। वॉज अ बिग पॉपुलेशन, क्या एक बड़ी पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की एन एसेट और अ लाइबिलिटी फॉर अ कंट्री ट्राइंग टू प्ले बिगर रोल इन द वर्ल्ड। क्या जो अगर पॉपुलेशन होगी तो क्या वो बड़ा रोल प्ले करेगी वर्ल्ड में। इफ़ रिस्पेक्ट, अगर डेमोक्रेसी के लिए रिस्पेक्ट करते हैं, ह्यूमन राइट के लिए रिस्पेक्ट करते हैं ये क्राइटेरिया, तो कंट्रीज जिनके बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है इन मामलों में, तो वो क्या मेंबर में बहुत मतलब आगे पहुंच जाएंगे उस लाइन में। बट वुड दे बी इफेक्टिव एज काउंसिल मेंबर, लेकिन क्या वो काउंसिल मेंबर की तरह इफेक्टिव हो पाएंगी। फर्दर मोर ये जो मैटर है रिप्रेजेंटेशन का, इसको कैसे रिसॉल्व किया जाए। क्या इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन जोग्राफिकल टर्म्स में, इसका मतलब ये है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, यहाँ से सबको एक एक सीट मिलनी चाहिए, क्या इसका मतलब ये है। शुड द रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेशन है वो रीजन्स एज अ रीजन होना चाहिए या सब रीजन, क्या सब रीजन्स में बांट दें या फिर रीजन्स में बांट कर हम ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसको देखें। वाई शुड द इशू, जो इशू है इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन का, वो जोग्राफी के टर्म्स में क्यों डिसाइड होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टर्म में क्यों नहीं डिफाइन होना चाहिए। वाई नॉट इन अदर वर्ड गिव मोर सीट टू मेंबर ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, जो डेवलपिंग वर्ल्ड यानी कि जो डेवलप हो रहा है वो जो कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा सीट क्यों नहीं दी जाती। तो यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसमें कंट्रीज़ हैं अलग अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर है। कल्चर के बारे में क्या क्या अलग अलग कल्चर और सिविलाइजेशन को भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए बैलेंस्ड वे में यूएन में। हाउ डज वन डिवाइड द वर्ल्ड, कि कोई भी पूरे वर्ल्ड को सिविलाइजेशन और कल्चर के थ्रू कैसे डिवाइड कर सकता है। क्योंकि ये देखकर कि नेशंस में अलग अलग कल्चर होते हैं। एक ऐसा ही इशू जो है वो आता है नेचर ऑफ मेंबरशिप को लेकर। कुछ इंसिस्ट करते हैं कि वीटो पावर जो है 5 परमानेंट मेंबर की उसको ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो वीटो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण है, डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों को लगता है कि ये रिलेवेंट नहीं है, वीटो पावर जो है वो सही नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल में यहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। तो चार्टर परमानेंट मेंबर को एक प्रिविलेज्ड पोजीशन पर रखता है ताकि वर्ल्ड में स्टेबिलिटी आ सके, ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो मेन प्रिविलेज है 5 परमानेंट मेंबर की, वो है उसकी परमानेंसी की कभी हट नहीं सकती है दूसरी वीटो पावर। जो नॉन परमानेंट मेंबर है सर्व फॉर ओनली 2 years एट अ टाइम, वो मतलब अगर जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो 2 साल की उनकी टर्म होती है। 2 साल के बाद जब इलेक्शन होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्री जो पहले 2 साल की टर्म जिसने पूरी कर ली है, अगर वो दोबारा से उस इलेक्शन में आती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको दोबारा से इलेक्ट जो है वो कर लिया जाएगा। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि नई नई जो दूसरी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए इसमें यूएन का मेंबर बनने के लिए। अ कंट्री कैन नॉट बी री इलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग अ टर्म ऑफ 2 years। इमीडिएटली कोई भी कंट्री री इलेक्ट नहीं हो सकती है। नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड इन अ मैनर, नॉन परमानेंट मेंबर इस तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं कि वो सारे कॉन्टिनेंट्स को, वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर नहीं होती है। अब ये वीटो पावर क्या है, जैसे कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें 5 तो क्या है परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 क्या है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अब लेट अस सपोज एक सिचुएशन की कोई इशू है और इस इशू पर ये 10 की 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर उन्होंने एग्री कर दिया। इसमें से 4 मेंबर्स ने एग्री कर दिया, लेकिन एक मेंबर कहता है, एक मेंबर कंट्री कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वहीं पर ये चीज़ रुक जाएगी।
क्योंकि इसके पास क्या है, वीटो पावर। तो वीटो पावर का यूज़ करके इसने क्या कर लिया, उस इशू को वहीं पर रोक लिया। तो ये होती है वीटो पावर। तो देखो, व्हाट इज़ वीटो पावर इन टेकिंग डिसीजन। डिसीजन लेने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो वोट कराती है। जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास 1 वोट है। परमानेंट मेंबर्स जो है वो नेगेटिव मैनर में वोट कर सकते हैं। अगर उन्होंने नेगेटिव, और अगर दूसरे परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं वो किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन पर वोट करते हैं और किसी भी परमानेंट मेंबर ने नेगेटिव वोट कर दी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वहीं पर ये रुक जाएगा डिसीजन। तो ये नेगेटिव वीटो ही वीटो कहलाती है। वाइल देयर हैज़ बिन मूव, तो ये स्टेप्स भी उठाए गए थे कि इसको एबोलिश करना चाहिए वीटो पावर को, या फिर इसको मॉडिफाई करना चाहिए। सो देयर इज़ ऑल्सो रियलाइजेशन कि जो परमानेंट मेंबर है वो ऐसे रिफॉर्म को एग्री नहीं करेंगे। अब मानी तो वो जो 5 परमानेंट मेंबर है उनकी भी मानी जाएगी, लेकिन अगर हम इसी इशू को उठाकर देखते हैं कि जो वीटो पावर है ये ख़त्म कर देनी चाहिए, हमने ये इशू उठाया। इस इशू में 10 के 10 नॉन परमानेंट मेंबर ने एग्री कर दिया कि हाँ इसको एबोलिश करना चाहिए, लेकिन इनमें से भी मान लो 2 या 3 जितने भी हैं उन्होंने एग्री कर दिया कि वीटो पावर को एबोलिश कर दो। वैसे तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनकी को एक एडवांटेज, प्रिविलेज मिली हुई है ये 5 परमानेंट मेंबर्स को। लेकिन अगर फिर भी कोई ना कोई अगर एग्री कर देता है, लेकिन एक मेंबर ने भी इसमें मना कर दी कि नहीं वीटो पावर एबोलिश नहीं होगी, तो वहीं के वहीं ये डिसीजन जो है रुक जाएगा। तो ये वीटो पावर होते हैं, मतलब वीटो पावर को चाह कर भी उसको नहीं मिटा सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। द वर्ल्ड में नॉट बी रेडी, और वर्ल्ड चाहेगा भी नहीं कि इसको करें विदाउट द वीटो, क्योंकि अगर वीटो पावर ही नहीं होगी तो देर इज़ अ डेंजर एज इन 1945 ग्रेट पावर वुड लूज इंटरेस्ट। अब अगर ये जो 5 कंट्रीज़ हैं इनके पास वीटो पावर ही नहीं होगी, मान लो अगर हम वीटो पावर ख़त्म कर भी देते हैं, अगर वीटो पावर एबोलिश हो भी गई, तो ये 5 कंट्रीज़ यूएन का मेंबर बनना क्यों पसंद करेगी। तो उसी टाइम पर ये यूएन को एग्जिट कर देगी, और जैसे ये एग्जिट करेगी तो यूएन की जो पावर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये 5 कंट्रीज़ बहुत पावरफुल कंट्रीज़ हैं। जो बजट है, जो हमने देखा सबसे पहले, बजट जो यूएस है वो बजट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। यूएस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर ये यूएस जो कि वर्ल्ड की पावर है, अगर यही हट जाएगा यहाँ से, तो यूएन जो है वो भी, उसकी भी पावर कम हो जाएगी। तो इसलिए चाह कर भी इसको नहीं हटा सकते। That the great power would lose interest in the world body, that they would do what they pleased outside it, and that without their support, उनका सपोर्ट ही नहीं होगा, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा, तो ये जो यूएन है वो इनफेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बता रखा है कि वीटो पावर परमानेंट मेंबर ने कितनी कितनी यूज़ कर रखी है। तो सबसे ज़्यादा किसने यूज़ की है, रशिया ने सबसे ज़्यादा वीटो पावर को यूज़ कर रखा है। ठीक है, ये रशिया है, यूएसएसआर। और उसके बाद ये 133 बार इन्होंने वीटो पावर का यूज़ किया। यूएसए ने 83 सेकेंड नंबर पर, फिर 32 यूके ने, फिर फ्रांस ने किया है 18, और उसके बाद चाइना ने कितना किया है 11। चाइना ने सबसे कम वीटो पावर का यूज़ किया है। 18 दिसंबर 2017 तक का ये डेटा था। सो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।